गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज आपका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये आपकी बुक है बच्चों। आप लोगों को अपनी कक्षा 10 में ये वाली बुक जो है आपको परचेज़ करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक परचेज़ नहीं किए वो उसको कर लेंगे। आज सबसे पहले मैं आपको जो है आपका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, उसमें यूनिट तो कुछ दिए हुए हैं, खंड फर्स्ट, खंड सेकंड। तो उसमें आपको कितना सिलेबस आपका हाफ रैली तक कराना है, ठीक है। तो उस पर पहले आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके हिसाब से आप सिलेबस को हम डिवाइड करेंगे और फिर मैं उसको आपको पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले आपका खंड कहाँ है, इसमें आपके 3 चैप्टर होंगे, ओके। फिर है आपका खंड सेकंड भूगोल, इसमें आपके 3 हैं। और खंड थर्ड में है आपका राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इसमें आपके 4 चैप्टर होंगे। आप लोग टिक लगा लीजिएगा अपनी बुक्स में। और फिर है आपका अर्थशास्त्र, इसमें 2 चैप्टर होंगे, ठीक है। अभी आपका जो है हिस्ट्री में चैप्टर 2 तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज मैं आपको खंड सेकंड का भूगोल का फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी। तो सारे बच्चे जो हैं अपनी बुक्स को ओपन करके भूगोल के इस पे आ जाइए, पेज नंबर 93, ठीक है। इसका सबसे पहला चैप्टर है आपका संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास क्या है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति में प्रयुक्त की जा सकती हैं, जिनको उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। जैसे कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं का रूपांतरण प्रक्रिया, प्रकृति, प्रौद्योगिकी, संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध के रूप में स्थापित होता है। कैसे होता है, देखिए ये आपका ये दिया हुआ है, इसमें ये आपका जैसे कि मानव यानी कि हम लोग हैं, और इसमें जो है भौतिक पर्यावरण, प्रकृति, और नीचे देखिए मानव का प्रौद्योगिकी एवं संस्थाएं। तो अधिकांश लोग जो हैं वो संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है, जो संसाधन होते हैं उनको अधिकांश लोग कहते हैं कि ये तो भाई प्राकृतिक उपहार है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम होते हैं। मानव स्वयं संसाधनों का एक अहम हिस्सा होता है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं इसके बारे में देखते हैं हम। जैसे कि गांव में आराम देने वाली वस्तुएं कुछ यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि उन वस्तुओं के नाम बता सकते हैं, जैसे कि गांव में, शहर में हमारे जीवन को यानी कि हमें कौन सी चीज़ों से आराम मिलता है, उन वस्तुओं के बारे में बताया गया है। जैसे कि गांव में आराम देने वाली वस्तुएं चारपाई, चूल्हा, स्टोव, लालटेन, और ये आपकी बोरियां, रबड़, ऐसी ही शहर की वस्तुएं हैं। अब इनमें बनाने में कौन कौन से पदार्थ का यूज होता है, ठीक है, ये बताया गया है इसमें। फिर नेक्स्ट आते हैं आपका, जैसे कि उत्पत्ति के कुछ आधार दिए होते हैं। कैसे? जैव और अजैव, 2 तरीके की उत्पत्ति के आधार बताए गए हैं, जैव और अजैव। और कुछ का नवीनीकरण योग्य होता है, एक अनवीनीकरण योग्य होता है। ये डायग्राम दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम संसाधनों के कुछ प्रकारों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि ऊपर बताया है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, उनमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं जिनमें जीवन होता है, यानी कि सिर्फ सजीव होते हैं। जैसे कि मनुष्य है, वनस्पति है यानी कि पेड़ पौधे हैं, और आपके प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, ठीक है, जो आपके एनिमल्स हैं यानी कि जो मछलियां हैं, पशु हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके जैव संसाधन में आती हैं। अजैव संसाधन यानी कि निर्जीव, ठीक है, वे सभी निर्जीव वस्तुएं जो मनुष्य के लिए उपयोगी तो होती हैं लेकिन उनमें जो है जीवन नहीं होता, वे अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें, धातुएं आदि। इसी तरीके से सामान्यता के आधार पर क्या होता है, एक होता है नवीकरण योग्य संसाधन। नवीकरण योग्य संसाधन क्या होता है? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग कर लेने के उपरांत स्वयं पुनः बन जाते हैं, यानी कि हमने किसी चीज़ को यूज किया उसके बाद में वे खुद से दोबारा बन जाते हैं। वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत करके पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। देखिए कुछ संसाधन ऐसे होते हैं भौतिक जो खुद ही बन जाते हैं, किनको हम रासायनिक तरीके से या फिर यंत्रों के द्वारा
उनको हम दोबारा से जीवित कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं इन साधनों को। उन्हें नवीकरण योग्य यानी कि पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। जैसे कि सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा है, जल है, वन्य है ना, वन्य जीवन है। इन संसाधनों को जो है सतत एवं प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इनका जो है नवीकरण या तो भौतिक रूप से होता है, या फिर रासायनिक रूप से हो सकता है, या फिर यांत्रिक रूप से हो सकता है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो अनवीकरण योग्य होते हैं, जो एक बार में अगर ख़त्म हो गए तो उनको हम वापस नहीं बना सकते, किसी भी तरीके से नहीं बना सकते, वो हमेशा के लिए ही समाप्त हो जाते हैं। उनको अनवीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। तो उन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है, जैसे कि खनिज और जीवाश्म ईंधन। इस प्रकार के संसाधनों के कुछ उदाहरण होते हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, बहुत लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको दोबारा बनने में। इनमें से कुछ संसाधन ऐसे धातु होती हैं जिन्हें पुनः चक्रीय, कुछ संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन अचक्रीय होते हैं, जो एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब कुछ स्वामित्व के आधार पर संसाधन होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं सबसे पहला आपका व्यक्तिगत संसाधन। संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं, जैसे कि बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित कुछ भूमि होती है। ठीक है, सरकार के द्वारा दी हुई कुछ किसानों के पास कुछ भूमि होती है, जिसके बदले उन्हें सरकार को लगान चुकाना होता है। इसमें गांव में बहुत से लोग भूमि के मालिक भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन भी होते हैं। ठीक है, जिनके पास भूमि नहीं होती है। शहरों में लोग क्या करते हैं? भूखंड यानी कि घरों व अन्य संपत्ति के मालिक होते हैं। बाग, चराहा, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के व्यक्तिगत स्वामित्व के कुछ उदाहरण होते हैं। इसी तरीके से सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन क्या होते हैं? इनमें जो है गांव की चारण भूमि, जैसे कि जहाँ पे पशु लोग जो चरते हैं वो गांव की चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि नगरीय क्षेत्रों के, अब ये तो गांव के हो गए। ठीक है, सामुदायिक संसाधन। और नगर के क्षेत्रों में जैसे कि सार्वजनिक जो पार्क होते हैं, आपके पिकनिक स्थल होते हैं, या फिर आपके खेल के जो मैदान होते हैं, ये सभी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। ये वहाँ के साधन होते हैं सामुदायिक। अब आता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी रूप से देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय ही होते हैं। जैसे कि देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह निजी संसाधनों को भी साधारण जनता के लिए अधिग्रहित कर सकती है। जैसे कि हमने देखा है कि सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइनें हैं, या फिर निजी जो स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार भी दिया है। तो सभी खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र, इसमें पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्र की संपदा में आते हैं। ठीक है, फिर है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसमें जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो होती हैं जो इन संसाधनों को नियंत्रित करती हैं, जैसे कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का नियंत्रण नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की इजाज़त के बिना उपयोग में नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाँ ये जो है नियंत्रण में है। ठीक है, तो इससे आगे का टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक आप लोग जो हैं कुछ संसाधन जो कि हमारे उपयोगी हैं हमारे लिए, उन संसाधनों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। कुछ नवीकरणीय और अनवीकरण योग्य संसाधन के बारे में लिखेंगे, और राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से होते हैं इनके बारे में अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक्स नहीं ली है वो नेक्स्ट वीडियो जब तक मेरा आएगा, आपका SST का जब क्लास होगा उससे पहले पहले आप लोग बुक को जो है परचेज़ कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।